हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट यानी जीत के चैनल पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल आपका जेईई केमिस्ट्री फैकल्टी लेकर आया हूं एक और एक्साइटिंग, एक और धमाकेदार, एक और धुआंधार सेशन स्टेट्स ऑफ मैटर का, जिसमें हम डीपीपी सॉल्व करेंगे अपने पहले लेक्चर पर बेस्ड। यानी कि फर्स्ट लेक्चर जो था हमारा, जिसमें हमने ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन और उसके बाद बेसिक जो कंसेप्ट्स होते हैं गैसियस स्टेट को लेकर, पहले तो बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर जो होती हैं वो उनकी बात करी, और उसमें फिर गैसियस मैटर की स्टेट पर हम लोगों ने, गैसियस स्टेट जो होती है मैटर की, उस पर हम लोगों ने काफी चर्चा करी, काफी बात करी। तो उस लेक्चर से जुड़े हुए जो सवाल हैं, जो प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, जिसमें मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस पड़ी थी, उससे रिलेटेड सवाल हमने एक डीपीपी में आपको दिए थे, जो उसी लेक्चर के नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आपको डाउनलोड करके सॉल्व करने थे। और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने डाउनलोड किए होंगे। अगर नहीं किए तो प्लीज पहले जाकर उस डीपीपी को डाउनलोड करो, फर्स्ट लेक्चर में वो मिलेगी, और उसे वहां जाकर आप सॉल्व करो, ठीक है। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। देख लो, मतलब पहला ऐसा यूट्यूबर हूंगा, मतलब यूट्यूब पर आकर, चैनल पर आकर ये बोल रहा हूं कि मेरा वीडियो आप मत देखो, देखने की जरूरत ना पड़े, मैं ये कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि ये डीपीपी का वीडियो है, और वो मैं चाहता हूं कि तुम जब डीपीपी डाउनलोड करो तो लेक्चर से ही तुमको इतनी ज्ञान मिल चुका है, इतना नॉलेज मिल चुका है कि डीपीपी तुम खुद से सॉल्व कर सकते हो। बट फिर भी अगर कोई डाउट आए या कोई एक आध क्वेश्चन में फंस जाओ, उलझ जाओ, तो फिर ये वीडियो को जरूर रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो इट्स अ वीडियो सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट डीपीपी। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो डेफिनेशन, यूनिट्स एंड डिटर्मिनेशंस एंड प्रेशर ऑफ गैसेस डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, लेकिन डीपीपी तक कहानी नहीं रुकेगी, क्योंकि लगातार हर टॉपिक के डीपीपीस तो आपको मिलेंगे। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हैं, उनको अलग से डिस्कस करेंगे, अलग से सीरीज में। फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अलग से डिस्कस करेंगे, जितने भी पीवाईक्यूज होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर वन शॉट रिवीजन, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, मोटिवेशनल सेशंस, नोटिफिकेशन वाले कोई न्यूज आई तो उसका सेशन, जेईई में कैसे आप अपेयर करना है, कैसे आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, कैसे आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रह सकते हो, ये सारे एक्सक्लूसिव सेशंस आपको मिलेंगे मैग्नेट ब्रेन्स के आईआईटी जेईई और नीट यानी जीत चैनल पर, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई कोड नहीं लगाना, कोई आपको सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, कोई पैकेज बाय नहीं करना, 100% फ्री एजुकेशन मिलेगी मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना डीपीपी। तो पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन के डीपीपी की शीट को स्टार्ट करेंगे, और डीपीपी शीट को यहां पर हम समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ हाई अ कॉलम ऑफ एयर वुड बी नेसेसरी। पहला क्वेश्चन है डीपीपी की शीट का। हाउ हाई अ कॉलम ऑफ एयर वुड बी नेसेसरी टू कॉज द बैरोमीटर टू रीड 76 सेंटीमीटर Hg, 76 सेंटीमीटर Hg if the atmosphere were of uniform density 1.7 kg per meter cube and the density of mercury is 13.6 into 10 की पावर 3 kg मीटर पर क्यूब। आपको ये बताना है कॉलम ऑफ एयर कितनी हाइट पर हो, कितना नेसेसरी हाइट हो, ताकि उसका बैरोमीटर, जो बैरोमीटर का जो हाउ हाई अ कॉलम ऑफ एयर, एयर का कॉलम कितना हाई हो, ताकि जो बैरोमीटर की रीडिंग है वो 76 सेंटीमीटर Hg आए, इफ द एटमॉस्फेयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी इतना होगा एंड डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इतनी दी होगी। अब देखो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, बेसिकली ये आपका नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। 760 mm बोलो या 76 सेंटीमीटर बोलो, बात एक ही है, बिकॉज 1 सेंटीमीटर में 10 mm Hg के बराबर होगा, तो 76 सेंटीमीटर इज 760 mm ऑफ Hg। तो वो ये कह रहे हैं कि दोनों का प्रेशर सेम है। इट मींस प्रेशर ऑफ किसका? एटमॉस्फेयर विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ कॉलम ऑफ एयर, दैट इज मर्क्यूरी ऑफ एयर। तो मर्क्यूरी और एयर का प्रेशर बिल्कुल सेम है, तो प्रेशर ऑफ एयर विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी, प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी, क्योंकि दोनों सेम लेवल पर आ गए ना। इतना 76 सेंटीमीटर Hg रीड करना है बैरोमीटर के प्रेशर को, बैरोमीटर में मर्क्यूरी है और वो हमारा प्रेशर ऑफ एयर के इक्वल है। अब प्रेशर क्या होता है? बेसिकली प्रेशर की अगर हमने बात करी है, तो अगर वो बैरोमीटर में देखा जाए तो इट विल बी रो इंटू एच इंटू जी, रो एच जी। ये वो प्रेशर होगा जो वहां पर अप्लाई होगा रो एच जी के बराबर।
बेसिकली, और रो एच जी हम इसी से देते हैं, विच इज जहां पर रो हो जाती है डेंसिटी, जो भी आपने लिक्विड उसके अंदर है, जैसे बैरोमीटर के अंदर मर्क्यूरी होगा तो मर्क्यूरी की डेंसिटी, और अगर एटमॉस्फेयर हुआ तो फिर यूनिफॉर्म डेंसिटी एटमॉस्फेयर की। हाइट, वो कॉलम की हाइट जिसमें मर्क्यूरी का कॉलम एक होगा और एक एटमॉस्फेयर की एयर का कॉलम होगा, वो हाइट। जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो एच जी, ये प्रेशर का फॉर्मूला होता है। अब इसमें प्रेशर ऑफ एयर विल बी इक्वल टू व्हाट, एयर की डेंसिटी इंटू एयर की हाइट, एयर कॉलम की हाइट इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो तो सबके लिए एक ही होती है 9.8, एंड प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी, क्योंकि मर्क्यूरी के इक्वल है, तो प्रेशर ऑफ एच जी दैट इज मर्क्यूरी कितना हो जाएगा, मर्क्यूरी की डेंसिटी इंटू हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों को इक्वल कर देते। तो वी हैव रो ऑफ एयर इंटू हाइट ऑफ एयर कॉलम इंटू ग्रेविटी विल बी इक्वल टू रो ऑफ मर्क्यूरी, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इंटू ग्रेविटी। क्या होगा, ग्रेविटी से ग्रेविटी कैंसिल। रो ऑफ एयर कितना दिया हुआ है, एयर की डेंसिटी, एयर की डेंसिटी 1.7 kg पर मीटर क्यूब, रख सकते हैं डायरेक्ट 1.7 kg पर मीटर क्यूब, तो वी हैव 1.7। हाइट ऑफ एयर कॉलम ही निकालना है, पहले क्वेश्चन में पूछा हाउ हाइट अ कॉलम ऑफ एयर विल बी, तो यही निकालना है। मर्क्यूरी की डेंसिटी इज 13.6 इंटू 10 की पावर 3, सो इट इज 13.6 इंटू 10 की पावर 3 इंटू मर्क्यूरी कॉलम की जो हाइट है वो कितनी है, हाउ हाइट अ कॉलम, तो इट इज कॉस टू बैरोमीटर ऑफ 76 सेंटीमीटर एच जी, तो 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी डिस्प्लेस हुआ है, सो दिस इज एक्चुअली हाइट, क्योंकि 76 सेंटीमीटर इट गेट्स डिस्प्लेस्ड, तो ये 76 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हो गया। हाइट ऑफ एयर कॉलम कितना निकल जाएगा, 13.6 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 76 डिवाइडेड बाय 1.7, इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। सो वी हैव 13.6 into 76 divided by 1.7 will come out to be 608 into 10 की पावर 3, तो 608 into 10 की पावर 3 can be written as 6.08 into 10 की पावर 5, this much centimeter height would be raised, this much centimeter, तो कितनी हाइट आ गई 6.08 into 10 की पावर 5, ठीक है। 608 इंटू 10 की पावर 3 था, तो 2 डेसिमल प्लेस पीछे ले गए, तो एक्सपोनेंट्स में 2 डेसिमल प्लेस बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है हमारा यहाँ पर, तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है जो आपको यहाँ पर मिलेगा। दिस इज एब्सोल्युटली योर करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर है 6.08 इंटू 10 की पावर 5, दिस इज 10 की पावर 5, तो 6.08 इंटू 10 की पावर 5, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो कुछ नहीं करना था, 76 सेंटीमीटर एचजी मतलब एयर का प्रेशर और बैरोमीटर की रीडिंग सेम थी, तो प्रेशर ऑफ एयर भी 1 atm होता है हमें पता है, जो कि 760 mm ऑफ एचजी होता है या 76 सेंटीमीटर एचजी होता है, तो दोनों के हमने प्रेशर को सेम रखा, इक्वल करा, रो एच जी का फॉर्मूला लगाया, जी और जी कैंसिल हो गया, रो दोनों का दिया हुआ था, हाइट एक कॉलम की दी थी, हमें एयर के कॉलम की हाइट निकालनी थी, हमें वो कॉलम की हाइट मिल गई। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, बट पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सेकंड क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे। सो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इट इज नॉट करेक्ट। Molecules of a solid possess least energy whereas those of a gas possess highest energy, बिल्कुल सही है। Molecules of gas के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, इसलिए उनके molecules randomly मूव करते रहते हैं। सॉलिड के पास नहीं होती है, इसलिए एक जगह रुके रहते हैं। तो सॉलिड के molecules के पास नहीं होती है, तो वो एक जगह रुके रहते हैं, जबकि जो अपने पास गैस के molecules होते हैं उनके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, तो वो बिल्कुल हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं। स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए हमारा आंसर नहीं हो सकता।
द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज हाईएस्ट वेयर एज दैट ऑफ गैसेस इज लोएस्ट। बिल्कुल सही है। डेंसिटी जो गैसेस की होती है सबसे ज्यादा सबसे कम होती है गैसेस डेंसिटी की, और सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। डेंसिटी का ऑर्डर होता है सॉलिड की सबसे ज्यादा, उससे कम लिक्विड की और सबसे कम गैस की। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। गैसेस एंड लिक्विड्स पोजेस डेफिनेट वॉल्यूम्स। भैया लिक्विड का तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ये तो समझ में आई बात। गैसेस का नहीं होता। गैसेस को कहते हैं जिस कंटेनर में आप उसे रखोगे वो पूरे उस कंटेनर के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेंगे, पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेंगे, पूरे वॉल्यूम को घेर लेंगे। तो इसका गैसेस का वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, और अगर ये फॉल्स है तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। ये फॉल्स स्टेटमेंट है और ये फॉल्स है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया? तो बाकी मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉलिड पोजेस वाइब्रेटरी मोशन। यस, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड में वाइब्रेटरी मोशंस होते हैं, अपनी मीन पोजीशन से वो वाइब्रेट कर सकते हैं। तो एज सुन एज यू प्रोवाइड हीट, या हीट नहीं भी प्रोवाइड करोगे तो अपने अंदर उनके अंदर इतनी इंटरनल एनर्जी होती है कि उस एनर्जी की मदद से वो वाइब्रेट कर सकते हैं, तो वो वाइब्रेटरी मोशन उनमें मिलेगा। तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है, इसलिए हमारा सही आंसर नहीं है। ऑलरेडी हमें हमारा आंसर मिल चुका है, एंड दैट इज ऑप्शन सी। तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया। क्लियर हो गया? ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि वही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पर अब चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? विच डिस्क्रिप्शन बेस्ट फिट्स अ गैस। इसमें से गैस के बारे में सबसे सटीक डिस्क्रिप्शन कौन सा देता है? गैस के बारे में सबसे सही डिस्क्रिप्शन कौन सा स्टेटमेंट देता है? डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस। बकवास बात है ये तो। डेफिनेट शेप कहां से हो गया भाई? गैस का तो कोई शेप ही नहीं होता, कोई वॉल्यूम ही नहीं होता, और इसलिए नहीं होता क्योंकि मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होते। इसमें बोला स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, गलत स्टेटमेंट, फॉल्स। डेफिनेट वॉल्यूम, शेप ऑफ कंटेनर, मॉलिकुलर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस, फॉल्स। डेफिनेट वर्ड तो कुछ होता ही नहीं है गैस में, ना वॉल्यूम के लिए ना उसके लिए शेप के लिए। डेफिनेट वॉल्यूम शेप, ये भी फॉल्स। डेफिनेट वर्ड आ गया तो कोई आंसर होगा ही नहीं। इनडेफिनेट वॉल्यूम एंड टेक्स शेप ऑफ द कंटेनर, नो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस, बिल्कुल सही है। शेप कंटेनर का शेप ले लेगा जिस कंटेनर में रखोगे, कोई वॉल्यूम नहीं है। इनडेफिनेट वॉल्यूम, कोई ऐसा फिक्स वॉल्यूम नहीं है, जितना मिलेगा वॉल्यूम सब अवेलेबल है, वॉल्यूम को घेर लेगा वो। और कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। अट्रैक्शन नहीं है तभी तो मॉलिक्यूल को होल्ड नहीं कर पाता, तभी तो घूम रहे हैं सब आपस में। तो मॉलिक्यूल को इसलिए होल्ड नहीं कर पाता। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। स्क्रीनशॉट लेते हैं, आगे फिर बात करते हैं। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं अपन फोर्थ क्वेश्चन, इसी सीरीज में डीपीपी में फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है गैसेस हैव डैश कंप्रेसिबिलिटी एंड डैश डेंसिटी देन लिक्विड्स। मतलब गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी और डेंसिटी को लिक्विड से कंपेयर किया गया। तो एक बात कंफर्म है कि सबसे ज्यादा जो कंप्रेसिबल स्टेट होती है वो गैसेस ही होती है। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा दूरी पर रहते हैं, मतलब एक दूसरे से अच्छी खासी डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, क्योंकि इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे वीक, सबसे कमजोर होते हैं। तो जब तुम एक्सटर्नल फोर्स इन पर लगाओगे, एक्सटर्नल दबाव इन पर लगाओगे, तो ये मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो जाएंगे, यानी कि एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। और भैया जब ये एक दूसरे के करीब आ गए तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज कि कंप्रेसिबिलिटी इनकी बहुत ज्यादा होगी, मतलब ये कंप्रेस हो जाएंगे और इनकी कंप्रेसिबिलिटी अच्छी होगी। तो पहली बात, ग्रेटर और स्मॉलर में गैसेस हैव ग्रेटर कंप्रेसिबिलिटी, तो वी कैन कंसिडर दैट गैसेस हैव ग्रेटर कंप्रेसिबिलिटी। एंड डेंसिटी की बात करें तो इट विल बी हैविंग स्मॉलर डेंसिटी। क्यों? क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा दूर दूर रहेंगे तो कम मास ऑक्यूपाइड होगा यूनिट वॉल्यूम में, कम मास उस गैस का आएगा इन यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मासेस ऑक्यूपाइड पर यूनिट वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा, डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि मासेस ऑक्यूपाइड पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी। तो डेंसिटी बहुत कम होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर है ना, तो लाइक वो अपने बीच में ज्यादा जगह घेर रहे हैं, और ज्यादा जगह घेर रहे हैं तो मासेस
कम हो गया और जगह ज्यादा हो गई, तो मास कम हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, डेंसिटी कम हो जाएगी, तो इट विल हैव अ स्मॉलर डेंसिटी, स्मॉलर डेंसिटी। तो गैसेस हैव ग्रेटर कंप्रेसिबिलिटी एंड स्मॉलर डेंसिटी देन लिक्विड्स। तो इसका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ग्रेटर एंड स्मॉलर, ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये एकदम सटीक और करेक्ट आंसर होगा, ग्रेटर एंड स्मॉलर की कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी और जो डेंसिटी होगी वो कम होगी, तो स्मॉलर डेंसिटी, ग्रेटर कंप्रेसिबिलिटी बट स्मॉलर डेंसिटी देन लिक्विड्स। क्लियर हो गया? तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है फोर्थ क्वेश्चन का। स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं और फिफ्थ क्वेश्चन की यहां पर अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे सिंपल चीज पूछी गई है, एसआई यूनिट फॉर प्रेशर इज, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होगी? अब देखो, प्रेशर इज व्हाट? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज व्हाट? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की एसआई यूनिट हम सबको मालूम है क्या होती है? न्यूटन, केजी पर मीटर स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम न्यूटन मानते हैं। और एरिया की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? मीटर, लेंथ का स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इट विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और हमें पता है कि हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या मानते हैं? पास्कल, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पास्कल। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारा पास्कल भी हो जाता है, विच इज द स्टैंडर्ड यूनिट। तो यहां पर एटीएम दिया था, ये यूनिट है प्रेशर की, बट एसआई यूनिट नहीं है। जूल तो यूनिट ही नहीं है प्रेशर की, जूल तो यूनिट होती है वर्क की या फिर एनर्जी की, तो जूल अलग यूनिट है। पास्कल इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पास्कल ही जो है वो है हमारी एसआई यूनिट। तो यहां पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और फिर हमारे पास है टॉर, टॉर बेसिकली यूनिट है प्रेशर की, लेकिन अगेन इट्स नॉट एन एसआई यूनिट, तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा। हमारा सटीक और सही आंसर है सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, विच इज पास्कल, एंड दैट विल बी एसआई यूनिट फॉर प्रेशर। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन का, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन के बाद आगे चलते हैं और चलते हैं अपन अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। तो सिक्स्थ क्वेश्चन अब क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे यहां पर बात को। सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन मार्स इज 0.61 किलो पास्कल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो मार्स पर है वो है 0.61 किलो पास्कल। व्हाट इज द प्रेशर इन mmHg? हमको मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में ये प्रेशर निकालना है कि mm ऑफ Hg में कितना प्रेशर होगा। ठीक है, एक चीज यहां पर समझे, अगर 10 की पावर 5 पास्कल होता है, 10 की पावर 5 पास्कल होता है, तो करीबन करीबन mm ऑफ Hg में ये 760 mm ऑफ Hg होता है, 760 mm ऑफ Hg होता है। कितना होता है अगर 10 की पावर 5 पास्कल? तो 760 mm ऑफ Hg आता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 10 की पावर 5 पास्कल, जो कि mm ऑफ Hg में 760 mm Hg के बराबर आता है। ठीक है, यही आप 1 atm कह सकते हो या यही आप 1.02 बार कह सकते हो। अब 0.61 किलो पास्कल है, तो अगर 10 की पावर 5 पास्कल है तो वी कैन से 100 किलो पास्कल will be equal to this value, that is 760 mm of Hg. तो this will become 760 mm of Hg. But we have 0.61 किलो पास्कल, तो 1 किलो पास्कल कितना हो जाएगा भाई? 760 डिवाइडेड बाय 100, और 0.61 कितना हो जाएगा? 0.61, तो इंटू 0.61 कर लेते हैं। क्लियर हो गया? तो वी हैव 760 इंटू 0.61 अपॉन 100। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, तो इसके लिए मैं तो कैलसी ले लेता हूं, तुम मैनुअली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए तो कैलकुलेशन बड़ा आसान है, मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। रीजन बीइंग क्यों? क्योंकि मेरी मैथ्स तुमसे कमजोर है ना यार, तो इसको ले देकर हम सॉल्व कर लेते हैं। सो आई हैव दैट, लेट्स सॉल्व दिस। Okay, 760 into 0.61 divided by 100, so it will come out to be 4.636 pascal,
4.636 mm of Hg. तो it will come out to be 4.636 mm of Hg. तो 4.636 mm of mercury आएगा as per the option given. 4.636 will be this one. तो B option बिल्कुल करेक्ट आंसर है. So B option बिल्कुल करेक्ट है. 4.636 जो होगा वो बिल्कुल सटीक आंसर. क्लियर हो गया? तो बस आपको ये वाले रिलेशंस याद रखने. आप फिर किसी भी चीज को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो. तो 10 की पावर 5 पास्कल अगर आपके पास है तो इट इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg. या आगे अगर इसको और लिखे तो इट विल बी 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg. या फिर आगे और लिखे तो इट इज ऑल्सो इक्वल टू 180 m. या फिर आगे और लिखे तो इट इज इक्वल टू 1.02 बार. तो ये आपको कन्वर्जन क्लियर होना चाहिए कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पे आपको क्या क्या देखने को मिलता है. तो वो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पर आपको पता होना चाहिए कि ये सारी वैल्यूज होती है और ये आपके फिर कन्वर्जन्स में बहुत हेल्प करेंगे. किसी भी कन्वर्जन से किसी भी कन्वर्जन में आप जाओगे तो आपको ये हेल्प मिलेगी. संपट पड़ गई क्या बात? क्लियर है एकदम? स्क्रीनशॉट लपकेंगे, अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 की यहां पर चर्चा करते हैं. हाइड्रोजन वॉज कलेक्टेड इन वन केस ओवर एंड इन अनदर ओवर मर्क्यूरी इन द सेम कंडीशन. हाइड्रोजन कलेक्ट हुआ था एक केस में ओवर वाटर एंड इन अनदर ओवर मर्क्यूरी. एक में पानी के ऊपर कलेक्ट हुआ था, एक में मर्क्यूरी के ऊपर कलेक्ट हुआ था सेम कंडीशन में. इन बोथ केसेस द वॉल्यूम ऑफ द गैस वाज द सेम. दोनों केसेस में जो गैस का वॉल्यूम था वो बिल्कुल सेम था. हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम सेम था. अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कलेक्टेड ओवर. अब जो अमाउंट होगा हाइड्रोजन का जो मर्क्यूरी जो कलेक्टेड हुआ था ओवर क्या होगा? वो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? बोथ लिक्विड्स वर आइडेंटिकल. दोनों लिक्विड्स का अमाउंट भी आइडेंटिकल होगा. द वाटर वॉज ग्रेटर. जो वाटर के ऊपर कलेक्ट हुआ है वो ज्यादा अमाउंट में ग्रेटर होगा. द मर्क्यूरी वॉज ग्रेटर. जो मर्क्यूरी के ऊपर कलेक्ट हुआ है वो ज्यादा ग्रेटर होगा. या नथिंग कैन बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम द गिवन डेटा. देखो सिंपल सी बात है. उन्होंने ये कहा कि हाइड्रोजन वॉज कलेक्टेड इन वन केस ओवर वाटर एंड इन अनदर ओवर मर्क्यूरी इन द सेम कंडीशंस. हाइड्रोजन ऊपर कलेक्ट हुआ है. किसके ऊपर? आपके पास वाटर के ऊपर भी कलेक्ट हुआ है और एक मर्क्यूरी के ऊपर भी कलेक्ट हुआ है. अब आपको पता है मर्क्यूरी ज्यादा डेंसर लिक्विड है. मर्क्यूरी इज मोर डेंसर देन वाटर. तो अगर कोई चीज मर्क्यूरी के ऊपर कलेक्ट हो रही है और सेम वॉल्यूम कलेक्ट हो रहा है, इट मींस इट इज द अमाउंट ऑफ दैट हाइड्रोजन विल बी मोर. क्योंकि जो मर्क्यूरी के ऊपर कलेक्ट हुआ है वो अमाउंट 100% ज्यादा होगा. तो इसका मतलब ये हो गया कि जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है अगर वो सेम है तो ज्यादा डेंसर लिक्विड के ऊपर जो वॉल्यूम कलेक्ट होगा गैस का, जो अमाउंट कलेक्ट होगा गैस का, वो ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू वो अमाउंट जो लाइटर लिक्विड के ऊपर कलेक्ट हुआ है. तो भैया जो मर्क्यूरी पर कलेक्ट हुआ है वो ज्यादा है. तो एज पर द ऑप्शन द अमाउंट कलेक्टेड ओवर मर्क्यूरी वॉज ग्रेटर. ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा जो कि आंसर सी होगा हमारा. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी होगा जो कि करेक्ट आंसर होगा. क्लियर हो गया? तो 7th क्वेश्चन का जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है और बिल्कुल सही आंसर है. क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले ले 7वें क्वेश्चन का, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. तो हो गया 7वां क्वेश्चन. क्लियर हो गया? लेट्स मूव टू दी 8वां क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई. अगला क्वेश्चन कहता है डिफाइन. अच्छा डेफिनेशन भी आ गई. देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डीपीपी में. डिफाइन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. अब एब्सोल्यूट जीरो मतलब क्या है? सिंपल सी बात है. देखो इसकी वैल्यू अगर देखोगे तो मतलब ये 0 केल्विन की बात कर रहे हैं और बोले तो ये -273.15 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं. ठीक है? तो दिस इज 0 केल्विन. ये ओके नहीं है. ये कई लोग ओके समझते हैं. ओके नहीं है. इट्स 0 केल्विन. ये 0 केल्विन है विच इज -273.15 डिग्री सेल्सियस. ठीक है? ये वो टेम्परेचर है जो मिनिमम टेम्परेचर हम अब तक अटेन कर चुके हैं, हम अब तक अचीव कर चुके हैं. और ऐसा माना जाता है कि इस टेम्परेचर पर आकर गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है. यानी कि कोई गैस नहीं रहती. अगर वो रहती भी है तो उसका वॉल्यूम 0 हो जाएगा. मतलब कोई गैस एक्चुअली रहेगी ही नहीं. ठीक है? और ये 0 क्यों होगा ये हम आगे चलकर बात करेंगे चार्ल्स लॉ में. जब वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन देखेंगे इसी सेशन में, इसी चैप्टर के अंदर अगले वीडियोस में हम लोग देखेंगे, तो वहां पर आपको क्लियर होगा कि इस टेम्परेचर पर जब भी कोई गैस पहुंचे, चाहे वो दुनिया की कोई भी गैस हो, रिएक्टिव हो, अनरिएक्टिव हो, स्टेबल हो, इनर्ट हो, नोबल हो, कोई सी भी गैस हो,
वो हमेशा अपना वॉल्यूम जीरो कर लेगी। क्या कर लेगी? वो वॉल्यूम जीरो कर लेगी। तो इस टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट जीरो के टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बिकम अल्टीमेटली जीरो। सो इट इज द टेम्परेचर एट विच, डेफिनेशन लिख सकते हैं हम, इट इज द टेम्परेचर, ये तो वैल्यू तो लिखनी है क्योंकि ये वैल्यू दिखानी है, लेकिन वैल्यू कभी कभी डेफिनेशन नहीं होती। डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द टेम्परेचर एट विच, इट इज द टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ गैसेस, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, वॉल्यूम ऑफ any gas is considered as zero, is considered as zero। तो जो वॉल्यूम ऑफ एनी गैस होगा उसको हम कंसिडर कर लेंगे जीरो, क्योंकि इस टेम्परेचर पे कोई गैस नहीं रहती, सुपर कूल्ड सॉलिड्स बन जाते हैं और वॉल्यूम ऑफ गैस जो हो जाता है वो जीरो हो जाता है। तो ये जीरो केल्विन यानी कि -273.15 डिग्री सेल्सियस पर ये चीज देखने को मिलती है। So this was question number 8. We'll move to the question number 9, but पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, which will be your 9th question now। तो 9th क्वेश्चन की अपन अब चर्चा करते हैं। भाई 9th क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? 9th क्वेश्चन में आपको एक ओपन एंडेड मर्क्यूरी मैनोमीटर दिया है। इट यूज्ड टू मेजर द प्रेशर exerted by a trapped gas as shown in the figure। देखो ये ओपन एंडेड, यहां से ओपन एंड है, तो ये मर्क्यूरी का एक मैनोमीटर है, मर्क्यूरी मैनोमीटर, विच इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ ट्रैप्ड गैस। यहां जो ट्रैप्ड गैस है ना, यहां पर इसके थ्रू जो ट्रैप्ड गैस आई है यहां पर, उसका प्रेशर ये नापेगा एज शोन इन द फिगर। और ये ओपन एंड है तो एक बात क्लियर है कि यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा होगा, क्योंकि ओपन एंड है तो यहां पर जो गैस का प्रेशर होगा वो तो अपना प्रेशर होगा, लेकिन चूंकि ओपन एंडेड है तो यहां पर एटमॉस्फेयर एयर भी आ गई होगी, और एटमॉस्फेरिक एयर आ गई होगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पर कुछ लग रहा होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 749 mm ऑफ Hg। उन्होंने बता भी दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लग रहा है वो लग रहा है 749। ठीक है, वैसे 760 होता है, लेकिन फिर वो तो स्टैंडर्ड होता है, बट क्वेश्चन में अगर चेंज करके दिया तो हमें क्वेश्चन वाला मानना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में हमें चेंज कर दिया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 नहीं है 749 है, तो हमें वो मानना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 749 mm ऑफ Hg। व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द ट्रैप्ड गैस? अब हमको यह बताना है कि ट्रैप्ड गैस का प्रेशर क्या होगा, कैसे निकाला जाएगा ट्रैप्ड गैस का प्रेशर। तो कोई बात नहीं, जो ट्रैप्ड गैस का प्रेशर आएगा वो एक्चुअली टोटल प्रेशर आएगा। तो टोटल प्रेशर में क्या होगा? दो चीजें होंगी, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऐड होगा, तो प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर भी ऐड होगा, और प्रेशर ऑफ गैस में वो तो रहेगा ही, मतलब प्रेशर ऑफ गैस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड होगा। क्योंकि अगर ये सिर्फ गैस होता, ओपन एंडेड नहीं होता, तो सिर्फ गैस का प्रेशर नाप लेते, जो उधर ट्रैप्ड हुई है गैस उस कंटेनर में, उसका प्रेशर सिर्फ आ जाता, लेकिन यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऐड होगा। और यहां से जो गैस का प्रेशर है जो वो चेंज कर रहा है, मर्क्यूरी का जो लेंथ चेंज हो रही है वो हो रही है 29.2 सेंटीमीटर। तो मतलब प्रेशर ऑफ गैस जो यहां से वो बताना चाह रहे हैं, प्रेशर ऑफ गैस जो वो यहां से बताना चाह रहे हैं वो कितना दिया हुआ है? 29.2 सेंटीमीटर Hg, जिसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो इट विल बिकम 292 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg में क्यों रख रहे हैं? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हमें mm ऑफ Hg में ही दिया हुआ है, तो या तो उसको सेंटीमीटर में कर लें या इसको mm में कर लें, और ऑप्शंस में हमारे पास सब mm ही है, तो हमने दोनों को mm ऑफ Hg में ही रखना है। तो मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलरेडी था, गैस का प्रेशर की लेंथ हमें दी थी 29.2 सेंटीमीटर, तो 29.2 को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो ये बन गया 292 मिलीमीटर ऑफ Hg। अब यहां पर टोटल प्रेशर निकल जाएगा, तो यहां पर टोटल प्रेशर निकल जाएगा। एटमॉस्फेयर का कितना है? 749, और इसका कितना है? 292। दिस विल बी इन mm Hg, दिस विल बी इन mm Hg। तो टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू 749 प्लस 292। देखो अगर 749 में 22 ऐड करेंगे तो 751, और 751 में अगर 200 ऐड करेंगे, चलो 300 ऐड कर दो, फिर 10 माइनस कर देंगे। 752 में 300 माइनस करेंगे तो 852, 952, 1052।
1052 में 10 माइनस करेंगे ताकि 290 आ जाए एग्जैक्टली, और दो ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा 1042 mm ऑफ Hg, 1042 mm ऑफ Hg. So as per the option we have 1041 mm of Hg which is the closest one. तो हमारे पास यही आंसर आएगा. अच्छा 1041 ही आएगा, यस, क्योंकि 292 है ना और 749 है, 750 नहीं है, तो दिस विल बी 1041 mm ऑफ Hg. बिल्कुल सही आया है. तो एग्जैक्टली 1041 mm ऑफ Hg ही हमारा आंसर हमें यहां पर मिलेगा. तो दिस इज 1041 mm Hg जो आएगा वो टोटल प्रेशर आएगा. तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. 1041 mm Hg जो होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा. तो डी ऑप्शन 1041 mm Hg हमारा करेक्ट आंसर आएगा. क्लियर हो गया. तो यू शेप्ड का जो मर्क्यूरी मैनोमीटर था वो ओपन एंडेड था, तो उसके अंदर की जो गैस का प्रेशर होगा वो उसका प्रेशर तो हो गई क्योंकि गैस ने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया मर्क्यूरी का, और जो लेंथ डिस्प्लेस करी वो दी थी 29.2 सेंटीमीटर. तो हम कह सकते हैं कि मर्क्यूरी के द्वारा, मर्क्यूरी के हिसाब से जो गैस का प्रेशर है वो है 29.2 सेंटीमीटर Hg, जिसको हमने मिलीमीटर Hg में कन्वर्ट करा बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ 10. लेकिन जो एटमॉस्फेरिक का प्रेशर है वो भी आएगा बिकॉज इट्स एन ओपन एंड. तो एटमॉस्फेरिक का प्रेशर भी ऐड हो गया. एटमॉस्फेयर प्रेशर जो कि कितना है 749 दे रखा है क्वेश्चन में, दोनों को ऐड करा, टोटल प्रेशर आ गया 1041 mm Hg. स्क्रीनशॉट लेने, अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे. ओके, लेट्स मूव टू द 10th क्वेश्चन नाउ. अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि इस डीपीपी का आखिरी सवाल होगा. 10th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आपके पास दो स्टेटमेंट है, मतलब बेसिकली एक असर्शन है, एक रीजन है. इसमें होता क्या है कि दो स्टेटमेंट आपको दिए जाते हैं. पहला स्टेटमेंट असर्शन देता है, मतलब एक फैक्ट बताता है, सही या गलत वो नहीं पता, वो तो पढ़ के ही पता चलता है. दूसरा स्टेटमेंट उस फैक्ट का रीजन देता है, मतलब उस चीज का रीजन बताता है कि ऐसा है तो क्यों है. अब ऐसा हो सकता है कि दोनों सही हो और रीजन स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो. ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सही हो लेकिन रीजन सही से एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हो स्टेटमेंट 1 का, स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का सही से रीजन नहीं दे रहा हो. ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में एक सही हो और एक गलत हो, दूसरा गलत ही हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही गलत हो. तो आपको यही चीज बतानी है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के हिसाब से. तो यहां पर लिखा हुआ है स्टेटमेंट 1 में 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर द रिजल्ट्स ऑफ बैलेंस बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड थर्मल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. ये तो गलत स्टेटमेंट है यार. 3 स्टेट्स ऑफ मैटर कोई रिजल्ट थोड़ी ना, बैलेंस बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड थर्मल एनर्जी. उसमें तो क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी को कंपेयर करते हैं. अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है, थर्मल कम है तो सॉलिड. अगर इंटरमॉलिक्यूलर बहुत लगभग सेम है तो लिक्विड, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर बहुत कम है और थर्मल ज्यादा है तो फिर गैसियस. तो यहां पर कोई बैलेंस की बात नहीं है. मतलब ये स्टेटमेंट क्लियर है कि ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये फॉल्स है. दूसरा स्टेटमेंट पढ़कर देख लेते हैं. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टेंड्स टू कीप द मॉलिक्यूल्स टुगेदर बट थर्मल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स टेंड्स टू कीप देम अपार्ट. चूज द करेक्ट ऑप्शन. बिल्कुल सही बोल रहा है ये. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखती हैं. इंटरमॉलिक्यूल से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आता है वो ये कहता है कि भाई मॉलिक्यूल्स को एक साथ रखो, एक साथ चिपका के रखो. तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्ड करके रखती हैं, लेकिन जो थर्मल एनर्जी होती है वो मॉलिक्यूल्स को दूर दूर करना चाहती है, क्योंकि थर्मल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी लाएगी और काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट लाएगी तो मॉलिक्यूल्स विल मूव अवे फ्रॉम वन अनदर. तो वो काइनेटिक एनर्जी के कारण यानी कि थर्मल एनर्जी के कारण वो एक दूसरे से दूर जाएंगे. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है जो स्टेटमेंट 2 हमें दिया गया है, ये बिल्कुल ट्रू है. अब लिखा है करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, नहीं, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. ये बिल्कुल सही है. बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट भाई. बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया क्योंकि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है और ये बिल्कुल सही आंसर है इसका. तो ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है और बिल्कुल सही आंसर है. तो ठीक है, स्टेटमेंट 2 ही सही है क्योंकि स्टेटमेंट 1 तो बोल रहा है कि 3 फिजिकल स्टेट्स जो होती हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो बैलेंस होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और थर्मल एनर्जी का. मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी का इट्स द रिजल्ट ऑफ द बैलेंस. कुछ ऐसा नहीं है भाई, बैलेंस का रिजल्ट नहीं है. इनको आपस में हमने कंपेयर किया है कि कौन ज्यादा है कौन कम है, उस हिसाब से हमने बताया है कि कौन सी स्टेट हो सकती है.
इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा और थर्मल बहुत कम, सॉलिड दोनों लगभग लगभग इक्वल, बट उसमें भी अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगी तो लिक्विड, और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम हो गई और थर्मल बहुत ज्यादा हो गई तो गैस। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, यहां पर हमारी पहली डीपीपी कंप्लीट होती है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो यहां पर स्टूडेंट हम लोगों ने पहली डीपीपी पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली है। उम्मीद करता हूं आपने इसको खुद से पहले ही सॉल्व कर लिया होगा और शायद आपको इस वीडियो की जरूरत ना पड़े, बट फिर भी अगर कोई डाउट आए या कोई टॉपिक आपको ऐसा लगे जो आपने नहीं पढ़ा, उसका सवाल आपसे नहीं बन रहा है या कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, तो आप बिल्कुल इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। बाकी YouTube पर अगर कोई आप लेक्चर मिस आउट कर रहे हो या कोई सेशन छूट रहा है या कोई डीपीपी नहीं मिल रही है, तो सबसे आसान और बेहतर तरीका है आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com आकर सारे लेक्चर्स एक्सेस कर सकते हो। करना क्या है, सिंपल, आपको ब्राउजर पे जाकर magnetbrains.com लिखना है। वहां पर आपको अलग अलग कैटेगरीज आएगी, जिसमें आपको ये वाला सेगमेंट पर्टिकुलरली IIT JEE में मिलेगा। IIT JEE में सारे कोर्सेज मिलेंगे, क्रैश कोर्स भी होगा और रेगुलर IIT JEE के भी कोर्स होंगे। आपको रेगुलर IIT JEE के कोर्स में मेरे केमिस्ट्री के कोर्स पर आना है, वॉच नाउ पर। आप जैसे ही आओगे आपको पूरे चैप्टर की टॉपिक वाइज लिस्टिंग यहां देखने को मिलेगी। पहले पूरे चैप्टर होंगे, चैप्टर के साइड में एक प्लस का बटन होगा, जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको सारे टॉपिक्स उसके नीचे मिलेंगे और हर टॉपिक लेक्चर के आगे उसके ड्यूरेशन भी लिखा है कि इतने आवर इतने मिनट का वो लेक्चर है, सो दैट आप पूरी प्लानिंग कर सको, पूरे हिसाब से आप उसको स्ट्रक्चर्ड कर सको कि अपने टाइम टेबल के हिसाब से आप कौन सा लेक्चर कौन से टाइम पर देखोगे। और यहीं पर आपको सारी डीपीपी मिल जाएंगी। देखो जैसे नीचे एक पीडीएफ का आपको दिख रहा होगा आइकन, तो यहां पर आपको डीपीपीज, ये जो डीपीपीज होती हैं इसकी शीट आपको मिल जाएगी और उसके नीचे आपको डीपीपी का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो पहले आप खुद ट्राई करो डीपीपी, आपसे नहीं बने कोई सवाल या कोई डाउट तो फिर आप वीडियो जाकर देखो, इस वीडियो को, ऐसे वीडियोस जो डीपीपी की है वो जाकर आप देखो, लेकिन पहले आपको डीपीपी खुद से ट्राई करनी है। और आपको एक हाई क्वालिटी का वीडियो मिलेगा, बफर फ्री वीडियो होगा जो बिल्कुल हाई क्वालिटी का आपको स्ट्रीम होगा। और ऐसा नहीं है भैया वेबसाइट पे बुला रहे हैं तो कोई सब्सक्रिप्शन बाय करना है या कोई कोर्स खरीदना है या कोई पैकेज खरीदना है या कोई कोड लगाना है, कुछ नहीं। जैसे YouTube पर आप फ्री देखते हो वीडियोस, वैसे आपको वेबसाइट पर बिल्कुल फ्री देखने को मिलेंगे। 100% फ्री एजुकेशन है मैग्नेट ब्रेन्स पर। ऐसा नहीं है कि 1 2 4 चैप्टर फ्री हैं, पूरा कोर्स आप लोगों का बिल्कुल फ्री है। तो YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेन चैनल को तो आपने कर रखा होगा, अगर इस चैनल को मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE और नीट के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें और इसको बाकी लोगों के साथ शेयर करें। तुम्हारे जितने फ्रेंड्स हैं, जितने रिलेटिव्स हैं जो JEE की तैयारी कर रहे हैं या फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस चैनल पे आपको नीट के लेक्चर्स भी मिल रहे हैं, एक्सक्लूसिवली नीट फिजिक्स, नीट केमिस्ट्री, नीट बायोलॉजी के एक्सक्लूसिव एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें भी यही सब होता है, डीपीपीज आपको मिलेंगी आपके, इसके बाद MCQs इंपॉर्टेंट सीरीज चालू होगी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज, फिर वन शॉट, ऑनलाइन टेस्ट तक होंगे आपके। तो ये सारी चीजें मिल रही हैं जो किसी के पेड कोर्स में भी नहीं है, वो मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें, इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहे। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, थैंक यू।